History in the making, right here in the heart, Joplin, in Melbourne. I'm very, very excited today, and I cannot wait to see Modi ji. Melbourne meets Modi. मोदी जी को मेलबर्न में तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। I'm a huge fan of Narendra Modi ji. He's the man behind the incredible India today, who shaped India in many ways and took a great decisions for an incredible India today. Modi ji and Alvo together. We are super excited to see Alvo and Modi ji. भारत माता की। Melbourne meets Modi. Literally going to be history in the making, right here in the heart, Joplin, in Melbourne. I'm very, very excited today, and I cannot wait to see Modi ji. Melbourne meets Modi. मोदी जी को मेलबर्न में तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। I'm a huge fan of Narendra Modi ji. He's the man behind the incredible India today, who shaped India in many ways and took a great decisions for an incredible India today. Modi ji and Alvo together. We are super excited to see Alvo and Modi ji. भारत माता की। Melbourne meets Modi. Literally going to be history in the making, right here in the heart, Joplin, in Melbourne. I'm very, very excited today, and I cannot wait to see Modi ji. Melbourne meets Modi. मोदी जी को मेलबर्न में तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। I'm a huge fan of Narendra Modi ji. He's the man behind the incredible India today, who shaped India in many ways and took a great decisions for an incredible India today. Modi ji and Alvo together. We are super excited to see Alvo and Modi ji. तो भारत से ऑस्ट्रेलिया तक मोदी मैजिक छाया हुआ है, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बीच में जो बायलैटरल टॉक्स हुई, जो समझौते हुए, उनके विषय में भी हम आपको बताएं। बेहद महत्वपूर्ण रहे समझौते, हम आपको बताते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 18 अहम परिणाम हुए हैं, जिस पर रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती मिली है। इस पूरे समझौतों के बीच में सबसे बड़ा टेक अवे अगर हम कहें तो यह भी एक बड़ा टेक अवे है। रणनीतिक साझेदारी को एक नई मजबूती मिली है। इसके साथ ही साथ रक्षा, ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा पर एक बड़ा विशेष
फोकस रहा है। रक्षा, ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा को लेकर के दोनों देशों के बीच में विशेष फोकस है। तकनीक, शिक्षा और नवाचार में बड़ा विस्तार देने की बात कही गई है और इसको लेकर के समझौता हुआ है। इसके बाद रक्षा और समुद्री सुरक्षा की अगर हम बात करें, क्योंकि एक बड़ा फोकस रहा है डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी, रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा की है। दोनों देशों ने मिलकर 7 कदम ताल करने की बात कही है। समुद्री सुरक्षा सहयोग का एक नया रोड मैप भी बनाया गया है। यह भी एक बड़ा टेक अवे रहा है। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक रोड मैप तैयार किया गया है और यह किस तरह से आगे चलना है, कहां तक आगे जाना है, उसके लिए एक तैयारी की गई है। साथ ही साथ तटरक्षक बलों के बीच समझौतों पर भी एक बड़ा फोकस रहा है और इसको लेकर के समझौते किए गए हैं, एमओयूज साइन हुए हैं। इसके बाद अगर ऊर्जा और परमाणु सहयोग की बात करें तो यह एक बहुत विशेष विषय रहा है। दोनों देशों के बीच में ऊर्जा सुरक्षा पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया है और एक साथ मिलकर काम करने की बात कही गई है। सिविल न्यूक्लियर समझौते को गति देने पर भी बात हुई है और इसको और आगे तीव्र गति से एक समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की बात हुई है। स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा पर सहयोग करने की बात कही है। क्लीन एनर्जी की बात दोनों देशों के बीच हमेशा होती रही है। प्रधानमंत्री मोदी का यह फोकस रहा है और उसको आगे बढ़ाने की बात हुई है। अब बात करें तकनीक और साइबर साझेदारी की, तो साइबर सुरक्षा में सहयोग की बात को आगे बढ़ाया गया है। एमओयू साइन किया गया है। साइबर सुरक्षा में सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पर भी साझेदारी हुई है। तो सप्लाई चेन की बात बार बार कही जा रही थी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को भी शेयर करेंगे। और भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा टेक्नोलॉजी सहयोग, ये एक अपने आप में बड़ा विषय रहा है जिस पर दोनों देशों के, तीनों देशों के बीच में दरअसल एक समझौता हुआ है। और क्रिटिकल मिनरल्स और माइनिंग की भी बात अगर हम करें तो, क्योंकि सबसे बड़ा फोकस इस दौरे के दौरान उसको बताया जा रहा था, माइनिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा और इसके साथ ही साथ जियो साइंस ऑस्ट्रेलिया और जीएसआई के बीच में समझौता हुआ है। खनिज और खपत का जो खनिज और खपत है, खनन है दरअसल, वो तकनीक में सहयोग को भी आगे बढ़ाने की बात कही गई है। फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी का बेंगलुरु दौरा, शिक्षा और कौशल विकास की अगर हम बात करेंगे तो ये एक समझौते का अहम पहलू है। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी को स्वीकृति मिली है शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में, जब हम शिक्षा के बीच में सहयोग की बात करते हैं। कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर सहयोग को आगे बढ़ाने पर समझौता हुआ है। इसके साथ ही साथ विज्ञान, संस्कृति और विरासत की बात अगर हम करें तो CSIR और मेलबर्न विश्वविद्यालय के बीच में सहयोग को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी समझौता हुआ है। विज्ञान, संस्कृति और विरासत के क्षेत्र में इसको एक बेहद अहम कदम माना जा रहा है। भारतीय पुरावशेषों की स्वदेश वापसी, ये एक बड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत हृदय के करीब है ये विषय, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। नई दिशा और नई गति अगर हम कहें कि किस तरह से इस पूरे, अगर हम दौरे को समेटने की कोशिश करें दरअसल बातचीत के विषय में, तो ऊर्जा और परमाणु सहयोग एक बड़ा विषय रहा है। साथ ही साथ रक्षा और सुरक्षा तो रहा ही है। तकनीक और साइबर सुरक्षा एक अहम टेक अवे रहा है। साथ ही साथ शिक्षा एवं कौशल विकास एक बड़ा टेक अवे रहा है इस दौरे के दौरान। क्रिटिकल मिनरल्स और नवाचार एक बड़ा टेक अवे रहा है इस पूरे दौरे में। तो ये जो लास्ट में आपको दिखाया, ये क्या बड़े टेक अवेज रहे हैं ये हमने बताया। तो बेहद महत्वपूर्ण रहा है दोनों देशों के बीच के ये साझेदारी, उसको और आगे ले जाने पर सहमति हुई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। दिन भर की भाग दौड़ में जब आप रहते हैं खबरों से दूर, और जब आपको जानना हो एक दिन में कितना बदला देश, और आप सभी का स्वागत एक बार फिर। भारत से ऑस्ट्रेलिया तक मोदी मैजिक, इस खास कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती, फॉर्मर सेक्रेटरी MEA, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिनाक सर, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर सबसे पहला सवाल यही, हम इस वक्त देख रहे हैं कि रिकॉर्ड 30,000 के करीब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुए हैं। करीब 30,000 से ज़्यादा लोगों के इस कार्यक्रम को अटेंड करने की खबर यहाँ पर आ रही है। किस तरह से देखते हैं आज भारतीय प्रवासी भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत बनते हुए उभर रहे हैं? देखिए, भारतीय प्रवासी जो हैं कई देशों में हैं, ऑस्ट्रेलिया में तो काफी तादाद में हैं,
का एक हमारे फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स में एक महत्वपूर्ण रोल रहा है और उस रोल को बढ़ावा मिला है जब से प्रधानमंत्री मोदी जी फॉरेन विजिट्स कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसको स्ट्रेस किया है कि इनके साथ हमारा जो कनेक्ट है, जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, इसको बढ़ावा दिया जाए। इसके मतलब एक तो कल्चरल एस्पेक्ट है और दूसरा इकोनॉमिक एस्पेक्ट, क्योंकि ये कई जो लोग हैं ये बिजनेस करते हैं या हमारे देश में वो पैसा भी भेजते हैं। इंडिया को सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिलता है दुनिया में, इन्हीं लोगों से मिलता है। इसीलिए उनका ख्याल रखना, उनकी हित के लिए काम करना बहुत जरूरी है। ये फॉरेन पॉलिसी का हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहा है। तो मुझे लगता है कि ये उसी सिलसिले में जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाकी देशों में भी किया है, मुलाकात की है और उनको एड्रेस किया है, उनको एनकरेज किया है और उनके हौसले बढ़ाए हैं, तो ये वही एक मेथड है। और ऑस्ट्रेलिया खास तौर से इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ हमारे ट्रेड संबंध जो हैं बढ़ रहे हैं, डिफेंस और सिक्योरिटी संबंध भी बढ़ रहे हैं, इसमें वो एग्रीमेंट्स वगैरह भी हो रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट, और एडुकेशन की तरफ से भारतीय बच्चे वहाँ पहुँच जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर वहाँ सेटल भी करते हैं कई लोग। तो वो एक इमिग्रेशन, ऑस्ट्रेलिया इज एन इमिग्रेंट कंट्री ऑल्सो, तो वहाँ पे कई जगह से इमिग्रेंट्स हैं, भारत से भी हैं, और उनकी तादाद बढ़ रही है क्योंकि वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन के लिए जा रहे हैं और कुछ अब ज्यादा तादाद में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ अमेरिका में जाना अब मुश्किल हो रहा है, वीजा नहीं मिल रहा है, बड़ी बड़ी लंबी वेटिंग टाइम हो रही है। तो इस तरह ये सारे कुछ मिलाकर और फाइनली मैं ये कहूँगा कि जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस हम देख रहे हैं, जैसे इंडो पैसिफिक में, जैसे इंडो पैसिफिक का नाम अब अमेरिका ने बोला हम इसको इंडो पैसिफिक नहीं सिर्फ पैसिफिक पैकॉम बोलेंगे, पैसिफिक कमांड। तो ये सारी चीजें जो है दिखाती हैं कि जियोपॉलिटिकल चेंजेस जो हो रही हैं उसकी वजह से भी भारत और ऑस्ट्रेलिया मतलब एक दूसरे को दूसरी नजर से देख रहे हैं। जी 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 निश्चित तौर पर एक दूसरे को दूसरी नज़र से देख रहे हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, अगर इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते रहे कि जो इंडियंस हैं बाहर वो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं इंडिया के, वो भारत की एक छवि को बेहतर भी बनाते हैं, जीवंत सेतु है। किस तरह से इसको आप देखते हैं कि विदेश नीति का एक हिस्सा बन चुका है और प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं वहाँ भारतीयों से मिलना, क्या कुछ सीधे तौर पर इसके फायदे आपको नजर आते हैं? एक तो जाहिर तौर पर जो उनके साथ में रिश्ते कायम होते वो तो है ही, लेकिन किस तरह से आप देखते हैं कि हमारी विदेश नीति को भी ये प्रभावित कर रहा है? देखिए 2014 के बाद से यदि आप मुझसे पूछे कि क्या डिकोड करना चाहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के फॉरेन पॉलिसी पे, तो एक मोदी डॉक्ट्रिन की यदि मैं बात करता हूं तो सबसे बड़ा जो पिलर ये रहा है, जो फोकस रहा है, वो डायस्पोरा रहा है। और डायस्पोरा को जिस तरह के उन्होंने रीडिफाइन किया है फॉरेन अफेयर्स में, मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। आप देखिए, मुझे याद है जब अमेरिका में थे और डायस्पोरा को वहाँ इंडियन जो हमारे लोग हैं उनको एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये राष्ट्रदूत है। अभी आपने कहा, उन्होंने कहा कि जीवंत एक आधारशिला, जीवंत कनेक्टिंग कड़ी है, लिविंग ब्रिज है ये। तो ये जो लिविंग ब्रिज का कंसेप्ट है, मुझे लगता है एक समय था कि ये आइसोलेशन में रहते थे। अब जो कोई यदि बाहर भारत के है तो वो अपने आप को भारतीय, मुझे लगता है, कनेक्ट करने में उतना सहजता नहीं थे जितना, क्योंकि उसका रीजन है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जाते हैं, हर कंट्री की, आप कोई कंट्री ले लीजिए, 2014 के बाद से ऐसी कोई विजिट नहीं हुई जहां पर डायस्पोरा का एक अच्छी तरीके से वहां पर आयोजन ना हो। और उसके साथ ही उनका कनेक्शन इस बात को दर्शाता है कि भारत की जो संस्कृति, हमारा जो सिविलाइजेशनल कनेक्ट है, हमारा जो कल्चरल कनेक्ट है, हमने सेशल्स में देखा, भी इंडोनेशिया में देखा, जहाँ जहाँ भी जाते हैं, तो वो एक तरह से जो एक वार्म अप है, लोगों का जो कनेक्ट होना है, वो इसलिए भी है क्योंकि जब भारत की बात आती है, मुझे याद है मैं रोस्तों में था, रूस में था, जब मैं किसी से पूछा कि हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां पर एक रामदेव जी की दुकान थी, आदि बाबा जी की योगा की, तो उन्होंने कहा ये है भारत। तो जब आपका प्रोडक्ट, आपके लोग वहां रहते हैं, तो हिंदुस्तान की आत्मा उस देश में बसती है। और ये जो कनेक्ट बनता है विदेशी नीति में, जिसे हम पीपल टू पीपल इंटरेक्शन कहते हैं, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसके बाद फिर इकोनॉमिक्स आता है, डिफेंस आता है, डिप्लोमेसी आती है, स्ट्रैटेजी आती है, लेकिन सबसे बड़ी जो आधारशिला होती है वो कनेक्ट होता है, और स्पेशली जब आपका कल्चरल
और सिविलाइजेशनल कनेक्ट हो। जी चक्रवर्ती सर, यहाँ पर हम अब सांस्कृतिक जुड़ाव की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने एक विजन दिया, विकास भी, विरासत भी, और एक तरह से जो हमारी सांस्कृतिक पहलू है एक सॉफ्ट पावर के रूप में उभर कर आए। हमने इंडोनेशिया में देखा कि कैसे आज भारत अपनी विरासत को अपनी सीमाओं से परे जाकर संरक्षित करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। जब यहाँ पर डायस्पोरा होगा, हम तस्वीरें देख रहे हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय नृत्य, संगीत, खान पान, आज वैश्विक प्रभाव काफ़ी उसका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कितनी मजबूत है ये सॉफ्ट पावर भारत की विदेश नीति के लिए? देखिए, हम लोग जो मतलब प्रोफेशनल डिप्लोमेसी में ये इसका इस्तेमाल जरूर करते हैं, पर इसका इस्तेमाल होता है एज अ टॉप अप। ये नहीं कि प्रोफेशनल डिप्लोमेसी में सिर्फ सॉफ्ट पावर या सॉफ्ट डिप्लोमेसी का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल डिप्लोमेसी को ये हेल्प करता है टू प्रोग्रेस और टू क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन कि हमारी संस्कृति और हमारे लोग जो वो एक बहुत ही मतलब पुराने सिविलाइजेशन से आते हैं, तो इसका इम्प्रेशन जो है और जो डोमेस्टिक ऑडियंस जहाँ भी ये लोग हैं उस पर पड़ता है। फिर वो उनका व्यवहार देखते हैं, कई लोग देखते हैं कि भाई इंडियंस कैसे बिहेव करते हैं। ये सारी चीजें एक सॉफ्ट पावर इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज बन जाती है। तो इसमें हमें फायदा होता है कि क्योंकि वहाँ के लोग फिर इंडियंस को प्रेफर करते हैं, अगर नौकरी हो या पढ़ाना हो या कुछ भी काम में, तो ये एक फायदा होता है, उनको होता है, हमारे देश को भी होता है। तो ये सारी चीजें हैं बेसिकली जो हमारी सॉफ्ट पावर के अंतर्गत हम लोग मतलब सोचते हैं कि हाँ, यहाँ पे सॉफ्ट पावर का हमें क्या मतलब सुविधा मिल सकता है, या हम इसको अपने डिप्लोमेटिक जो करीबी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं हर एक सेक्टर में, कि उसमें हम इसको किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। ये है बेसिकली सॉफ्ट पावर का मतलब। जी जी जी, निश्चित तौर पर। सचिन जी, अगर संदीप जी, डॉक्टर संदीप, अगर हम ये देखें, अगर 18 समझौतों की भी बात करें, आप देख रहे हैं कि कई क्षेत्रों में, तो अब ये अगर कहना क्या उचित होगा कि अब ये एक बायर सेलर रिलेशनशिप से बहुत ऊपर उठ चुका है, और ये कहें कि ये को डेवलपमेंट और को इनोवेशन पार्टनरशिप अगर कहें, कैसे इसको लेंगे, कैसे आकलन करेंगे इन समझौतों का? देखिए, ये भी एक बहुत ही पैराडाइम शिफ्ट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो विजिट्स होती हैं तो लगभग हर कंट्री पर, और ऑस्ट्रेलिया उसका अपवाद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी जब मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हुई, जब डिफेंस सिक्योरिटी की बात हुई, तो एक तरफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इवॉल्व हो रहे हैं हमें कोऑपरेशन बढ़ाने में, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ये जो मैकेनिज्म है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल आपको बताएं, इसी विजिट में एक बात हुई इस्टेब्लिशमेंट करने के एनुअल डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग की स्थापना की जाए, कि जहाँ पर सिक्योरिटी का कंसोलिडेशन होगा, सिक्योरिटी पर हम विमर्श करेंगे एक साल में कि क्या क्या हुआ। और इसी तरह से मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के आप देखिए कि एजुकेशन को देखिए कि हमारे कैंपस वहाँ खुलेंगे, वहाँ के कैंपस यहाँ खुलेंगे। तो और दूसरी बात सबसे बड़ी, अभी एनर्जी पर आएंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, देखेंगे कि किस प्रकार से क्रिटिकल मिनरल्स में लिथियम, कोबाल्ट, इसके बाद यूरेनियम को लेकर के एक लंबी सीरीज है। तो आपने जो कहा कि जो बायर एंड सेलर का अप्रोच है, एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट था फॉरेन पॉलिसी का कि हम आपसे क्या लेते हैं, आप हमें देते क्या। लेकिन अब ये समय बदल चुका है, जब हम कहते हैं कि कल्चरल एक्सपोर्ट की बात करते हैं। अभी आपसे चर्चा हो रही थी कि जब हिंदुस्तान का कोई, चाहे वहाँ का हमारे यहाँ संगीत हो, हमारा सॉन्ग हो, हमारा डांस हो, हमारा फोनेटिक्स हो, हमारा कल्चर हो, हमारी माइथोलॉजी हो, जब उस कंट्री में होती है, मुझे याद है जब मॉस्को में था मैं, तो जब भारतीय चीज कोई दिखती है और वहाँ के लोग वो एडेप्ट करते हैं तो रियल कनेक्ट होता है। और यही कनेक्ट आपको बायर एंड सेलर अप्रोच से ऊपर ले जाता है, बियॉन्ड करता है। और ये कनेक्ट जो है, आप जो कह सकते हैं कि जो स्ट्रेटजिक जो आपका कनेक्शन होता है उसको बहुत सीमेंटिंग करता है। और मुझे लगता है कई बार ये पीपल इंटरेक्शंस जो है भारी पड़ जाता है डिप्लोमेसी पर। कहाँ पर? स्ट्रेटजी पर। क्योंकि जब सीमेंटिंग करती है दो देशों की कल्चर, वहाँ के लोगों, तो उनकी लोगों की भावनाएं, फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अब रूस में क्या है कि वो सोवियत यूनियन के टाइम में हमारा वहाँ पर गाना चलते थे, लेकिन अब जो नई पीढ़ी है वो अभी कल जिक्र कर रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया में कि कुछ कुछ होता है। तो ये कुछ कुछ होता क्या है? ये एक सीमेंटिंग है, उससे बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये जो कल्चरल कनेक्ट है, जिसको
यदि वेस्टर्न उसमें देखा जाए तो जोसेफ नाई ने इसको सॉफ्ट पावर कहा, लेकिन मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान इस सॉफ्ट पावर को लेकर तो हमेशा आगे बढ़ता आया है। तो आपका कहना एकदम सही है कि जो विजिट्स हो रही हैं और स्पेशली उन कंट्री पर जहां हो रही है जो अपना जियोपॉलिटिक्स में अपना एक कुछ प्रभाव रखते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की जब बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया का अपना एक पावरफुल कंट्री है देखा जाए, इंडो पैसिफिक में उसकी अपनी एक आवाज है। और जब हम बात करते हैं तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट यूरेनियम को रिजर्व करता है, दुनिया की 4th पोजीशन रखता है प्रोड्यूसिंग में। और भारत उस समय जब 2047 में विकसित भारत में हमने 100 गीगावाट का टारगेट रखा है न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी प्रोड्यूस करने में, उस समय ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम कंपोनेंट जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुझे लगता है इन सारे कैनवास के जो आधारशिला है, जो बैकड्रॉप है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एक कल्चर कनेक्ट। और यही कल्चर कनेक्ट बायरन सेलर के अप्रोच से बाहर निकलता है। बिल्कुल चक्रवर्ती सर, यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को लेकर काफी चर्चा थी, और इस लिहाज से क्योंकि हमने देखा बीते कुछ समय में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जिस तरह की एक राजनीति हुई और इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया, ऐसे में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भारत भी अपने एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन के दौर को लेकर आगे बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? और भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर विकसित करने पर यहाँ पर सहमति बनी है। देखिए, भारत का उद्देश्य ये है कि जहां तक मैं समझता हूँ कि जो डिपेंडेंस है ऑन फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जैसे तेल है, गैस है, जिसका हमने देखा कि हॉर्मुज में जो अभी ईरान में झगड़ा चल रहा है उसकी वजह से उसका कितना प्रभाव पड़ा है, दाम बढ़ गए हैं, सप्लाई लाइंस डिस्टर्ब हुए हैं। इसीलिए हमने शायद एक आंकड़ा से मैं आपको समझा दूं कि टुडे आई थिंक हमारा जो 50% ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज नाउ नॉन फॉसिल फ्यूल। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नॉन फॉसिल फ्यूल मीन रिन्यूएबल्स, बेसिकली फ्रॉम रिन्यूएबल्स। तो रिन्यूएबल्स में जो न्यूक्लियर आता है वो भी आ जाता है, और न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी स्पेक्ट्रम। तो इसीलिए यूरेनियम जो है, और ऑस्ट्रेलिया सबसे बहुत बड़ा एक यूरेनियम एक्सपोर्टर है, हमारे पास उतना यूरेनियम है नहीं, कम है, इतना हमें चाहिए न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के लिए। इसीलिए उनके साथ ये समझौता हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम हम लेते रहे, पहले भी एक आध बार लिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है हमारे एनर्जी मतलब जो डाइवर्सिफिकेशन का है प्रोग्राम जो है, उसमें ये मदद करेगी। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि जो डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड है, इंडो पैसिफिक में है, मैरीटाइम फोकस जो है वो भी आएगा उसमें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग हाथ मिला के इस रीजन को जो है मतलब एक मैरीटाइम सिक्योरिटी को हम मतलब उस पे नजर डालना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रेडिंग रूट भी है। बहुत सारे हमारे गुड्स जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, वो इस रूट से जाते हैं, इंडो पैसिफिक से होके जाते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा एक कदम है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी जो क्वाड है, क्वाड चाहे उसका नाम क्वाड हो ना हो, इंडो पैसिफिक को चेंज कर दिया जाए, पर ये जो सिक्योरिटी और मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं ये नहीं बदलेंगे। इस पे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ये सब लोग एक साथ काम करेंगे। जापान और कोरिया के साथ हमारे काफी सारे एग्रीमेंट हुए हैं शिप बिल्डिंग में, और वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो रहे हैं। ये एक सोचने की बात है कि इंडिया के जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं वो 1% उसका वैल्यू, उसका जो है वो भारत के जहाजों में जाता है और आता है। तो ये एक बहुत ही लो परसेंटेज है, क्योंकि हमारी शिप बिल्डिंग एक्टिविटीज जो है वो लो लेवल पे थी, अब उसको बढ़ावा मिलेगा। पोर्ट्स, ऑल दिस इज बेसिकली मेंट टू इंक्रीज द इकोनॉमिक हेफ्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन जिसे हम कहते हैं, ये उसी पॉलिसी के अंडर में आता है। जी जी जी, एम्बेसडर चक्रवर्ती, अगर जिस तरह से आपने बताया, चाहे वो डिफेंस की बात हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हो, साइबर सिक्योरिटी की बात हो, जिस तरह से दोनों देशों के बीच में सहयोग समझौता हो रहा है इंडो पैसिफिक में, ये केवल क्या समझे कि अब केवल भागीदार से आगे बढ़कर एक सिक्योरिटी पार्टनर की भूमिका निभा रहे हैं? कैसे देखेंगे इसको? बिल्कुल, वो तो निभा ही रहे हैं, क्वाड में तो वो है ही है।
और मलाबार एक्सरसाइज में भी वो जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए तो वो तो सिक्योरिटी पार्टनरशिप तो पहले ही शुरू हो गया था। अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग डिफेंस साइड में, डिफेंस इनोवेशन टेक्नोलॉजी वगैरह में, क्योंकि हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्रीज है उसको उनको टेक्नोलॉजी भी चाहिए। और उधर हम आपने देखा होगा कि इंडोनेशिया में हम लोग मतलब भारत ने ब्रह्मोस की बात करी है, शायद उसके वो ब्रह्मोस खरीदेंगे, फिर एस्ट्रा मिसाइल्स खरीदेंगे। तो भारत का जो ये डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसमें काफी एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, फंडिंग चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अगर ऑस्ट्रेलिया जैसा डेवलप्ड कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, वो अगर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करे तो और डिफेंस इंडस्ट्रीज में अपनी टेक्नोलॉजीज लाए, तो इंडिया एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन सेंटर है, हमारे पास स्किल लोग हैं। तो इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग मिलजुल के काम करना चाहते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर संदीप, यहाँ पर तमाम मुद्दों पर हमने देखा कि किस तरह से अब साथ में काम करते हुए नजर आएंगे और व्यापार इसका एक बहुत ही मजबूत कड़ी है। हमने देखा कि कैसे व्यापार और अभी जो संतुलन बनाने का प्रयास है और सीका के बाद किस तरह से आप देखते हैं व्यापार के तर्ज पर आज हम जब अपने बाजारों को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, नए बाजारों की तलाश में हैं, दोनों ही देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो। यहाँ पर भारतीय कंपनियां ऑस्ट्रेलिया में अपनी मजबूत प्रेजेंस फेल्ट करवा रही हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए भी भारत एक बड़ा बाजार है। किस लिहाज से देखते हैं, सीका का जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ने भी किया, व्यापार की दृष्टि से कितनी ज्यादा साझेदारी मजबूत होती नजर आई है? देखिए, यदि हम अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एड्रेस को देखें तो उन्होंने इस बात पर बार बार फोकस किया कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनीज हैं, जो बिजनेस वहाँ के जो लॉबी है, वो भारत में आकर के इन्वेस्टमेंट करे और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का, चाहे वो डीपीआई हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या वैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को लेकर के जो एक्सप्रेस हिंदुस्तान बना रहा है, तो उन सब चीज़ों में उन्होंने आह्वान किया है कि ऑस्ट्रेलिया का जो बिजनेस लॉबी है वो भारत पर आए। और वो इसलिए भी, आप यही बात अभी हमने इंडोनेशिया में भी देखा कि उन्होंने वहाँ भी यही आह्वान किया कि वहाँ के लोग हिंदुस्तान पर आए। तो एक कह सकते हैं कि ट्रेड को लेकर के जब हम ट्रेड बैलेंस की बात करते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पर भी फिर से वही बायर एंड सेलर के अप्रोच से बाहर निकलने की बात होती है कि कोई व्यक्ति फॉरेन जब बिजनेस क्लास से यहाँ पर आता है तो वो ये समझे कि इस देश का जो इकोसिस्टम बहुत रोबस्ट हो चुका है, यहाँ का जो स्टार्टअप की जो पॉलिसीज है और जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इकोसिस्टम बनाया है, वो अपने हर एड्रेस में ये जरूर जिक्र करते हैं कि हिंदुस्तान में 10 सालों में स्टार्टअप कहाँ से कहाँ गया। दैट मीन्स कि वो पॉलिसी लेवल पर जो फैसिलिटेशन है, जो पॉलिसी लेवल पर जो बैकअप दे रहे हैं, वो सिर्फ इंडियन बिजनेस क्लास को नहीं है, बल्कि जो बाहर के हैं कि इन्वेस्टर्स यहाँ भी है और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करें। तो जो मेक इन इंडिया की जो जर्नी है, मुझे लगता है उस जर्नी में ये जो बिजनेस क्लास का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, जब वो यहाँ पर यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यहाँ कनेक्टिविटी पर एक लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं। और तो इसीलिए मुझे लगता है ये अपने आप में बैलेंस भी होगा। और दूसरा हमें ये भी समझना होगा कि हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। एक ठीक ठाक एक अच्छा सिजबल अमाउंट है, आई थिंक अक्रॉस $50 बिलियन के ऊपर हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है। तो ये भी ट्रेड का जो डायमेंशन है इस बायलैटरल विजिट में, अलॉन्ग विथ सिक्योरिटी, एनर्जी, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि बिजनेस क्लास ऑस्ट्रेलिया का यहाँ आता है और ऑफ कोर्स भारत का भी वहाँ एक इकोसिस्टम ऐसा है, आप समझिए कि 1 मिलियन लोग भारत के वहाँ रहते हैं। तो ये डायस्पोरा अपने आप में एक ऐसा ब्रिज है जो मुझे लगता है रेमिटेंस देता है। रेमिटेंस के साथ साथ अब तो जो स्टार्टअप भारत में करते हैं वो स्टार्टअप ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है। मुझे एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा। हमारे एक फ्रेंड है जो ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट स्कॉलर है, मतलब उन्होंने PhD वहाँ से कंप्लीट किया। तो वो अक्सर कहते हैं कि हम क्या इंडस्ट्री स्टैब्लिश करें, स्टार्टअप करें जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के यूथ को आपस में लाए। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं जो PhD स्टूडेंट्स करते हैं जियोपॉलिटिक्स IR में। तो ये जो कल्चर है स्टार्टअप ओपन करके, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि जो हमारा डायस्पोरा वहाँ है वो भी कनेक्ट करना चाहता है एक नए लैंडस्केप के साथ। और इसीलिए यहाँ पर डिप्लोमेसी का जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट था कि सिर्फ गवर्नमेंट हेड टू हेड गवर्नमेंट मिलना, मुझे लगता है इस दीवार को, इस लेयर को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तोड़ा है कि अब लोग आएं, लोग एक्सपेंड करें, अब इन्वेस्ट करें, जो नॉलेज इकोनॉमी की बात करें
और इन सब एस्पेक्ट को देखें तो मुझे लगता है ये विजिट माइलस्टोन हो। जी जी डॉक्टर त्रिपाठी, लेकिन ट्रेडिशनल फॉर्मेट को तोड़ने की बात आप कह रहे हैं। ट्रेडिशनल फॉर्मेट शायद कुछ और विषयों पर, जैसे क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर जैसे विषय पहले द्विपक्षीय वार्ताओं का हिस्सा नहीं होते थे। अब बदलती दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ में ये विषय भी बदले हैं, ये विषय भी आए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि प्राथमिकताएं भी बदली हैं दोनों देशों की? बहुत ही अहम सवाल आपने किया है। मुझे लगता है इस शो के पहले मैं ये इस चीज़ को लेकर के वो कर रहा था, एनालिसिस कर रहा था कि मैं विजिट को डिकोड कर रहा था। आप एक भी कंट्री की कोई विजिट देख लीजिए, हर विजिट पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विजिट कहाँ होती है? जो कंट्री ऑलरेडी रिच है क्रिटिकल मिनरल्स पर, जहाँ पर रेयर अर्थ है, जहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स है, वहाँ पर ये विजिट हमारी ज़्यादा होती है। कहने का सेंस ये है कि यदि हम इंडोनेशिया गए हैं तो निकेल हमारे माइंडसेट में था, यदि हम ऑस्ट्रेलिया हैं तो यहाँ पर हमारा दिमाग लिथियम और कोबाल्ट पर है। वो इसलिए क्योंकि भारत एक जो एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहा है, जो एक रिवोल्यूशनरी पाथ पर हम चल रहे हैं, जो 500 गीगावाट 2030 तक हमने एक टारगेट रखा, विजन रखा रिन्यूएबल एनर्जी का, वो कैसे पूरा होगा? वो इसीलिए होगा कि हमारे जो बायलैटरल इंटरेक्शन है दुनिया के साथ, वो कहीं ना कहीं उसका जो आधार होगा वो सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं होगा बल्कि एनर्जी होगा, क्योंकि सबसे बड़ा इस समय जो डिस्ट्रप्शन है वो सप्लाई चेन को लेकर के है। और सप्लाई चेन उस समय जो चोक कर रहे हैं ऑयल एंड गैस को, तो इसीलिए जो लगता है मुझे डाइवर्सिफिकेशन है कि निकेल कहां पर है, कोबाल्ट कहां पर है, और इन कंट्री के साथ हम अपना एक रोबस्ट सप्लाई चेन सिस्टम बना रहे हैं कि एक तरफ भारत का जो एनर्जी ट्रांजिशन की जो यात्रा है वो पूरी हो, और दूसरी तरफ ये है कि जो सस्टेनेबिलिटी बने, कि कहीं पर यदि जियोपॉलिटिकली राइवलरी है, जियोपॉलिटिकली टेंशन है, चर्न है, तो उससे बाहर निकल के हम अपने सप्लाई को चेन को हमेशा कंटिन्यूटी बनाए रखें। मुझे लगता है इस दिशा में जो आपने कहा कि आज हर विजिट का जो आधारशिला, जो बैकबोन है वो क्रिटिकल मिनरल्स है, वो इसीलिए क्योंकि हमने एक रिवोल्यूशन छोड़ा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का। हमने कहा है कि अब ये रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, तो उसके लिए फ्यूल चाहिए, और फ्यूल के लिए नए पार्टनर चाहिए। अब वो टाइम गया कि हम सिर्फ वेस्ट एशिया की तरफ देख रहे हैं। बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जहां पर बहुत अच्छा रिजर्व है, बस उनको माइनिंग की जरूरत है, वहां कोऑपरेशन की जरूरत है। और मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया जो लार्जेस्ट रिजर्व रखता है किसका, यूरेनियम का, लेकिन 4th पोजीशन प्रोड्यूसर में, शायद ये कंट्री 1st पोजीशन में भी आ जाए यदि हिंदुस्तान का हाथ दोनों आपस में मिलाते हैं। जी चक्रवर्ती सर, यहाँ पर कूटनीति, संस्कृति और स्थिरता को लेकर भी बातचीत हुई। क्षेत्रीय स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को लेकर भी जिक्र किया, और लगातार प्रधानमंत्री ने डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात की है। इंडोनेशिया में भी की थी और यहाँ पे भी उन्होंने शांति की बात की और आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया कि कैसे आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति पर काम करने पर सहमति हुई है भारत और ऑस्ट्रेलिया की। किस तरह से इसको देखते हैं आप, कैसे एक ठोस कानूनी या तकनीकी कदम उठाने की यहाँ पे जो बात होती है कंट्रपंथ और काउंटर टेररिज्म को लेकर, उस लिहाज से दोनों देशों की साझेदारी कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, हम लोग जो शांति की बात करते हैं वो क्यों करते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये कोई स्लोगन नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा एक फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है। बिना शांति के हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट नहीं हो सकती। इसीलिए टेररिज्म को से लड़ना, एंटी टेररिस्ट, काउंटर टेररिज्म जितने भी हैं, इसलिए हम इतना महत्व देते हैं, क्योंकि टेररिज्म जहाँ होता है वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, बिजनेस नहीं जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये एक वेपन भी है जो लोग भारत के खिलाफ काम करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो कि शांति की बात जो होती है, उसके साथ साथ हमको सिक्योरिटी जो अपैरेटस है हमारा, उसको भी मजबूत करना पड़ेगा। बिकॉज वो कहावत है ना कि दैट टू हैव पीस यू मस्ट बी रेडी फॉर वॉर। बिकॉज वही डेटरेंस क्रिएट करता है कि भाई हम इंडिया को अगर मतलब कुछ क्षति पहुंचाने की कोशिश करें, तो हमें भी वो इंडिया को इतनी क्षमता है कि वो हमें भी क्षति पहुंचा सकता है। इसको कहते हैं डेटरेंस। इसीलिए हमको सिक्योरिटी अपैरेटस को भी मजबूत करना है और टेररिज्म वगैरह से भी लड़ना है, क्योंकि मूल बात यह है कि जहां शांति नहीं है वहां इकोनॉमिक प्रोग्रेस को भी खतरा पड़ जाता है। यह है मूल बात। जी 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 बिल्कुल निश्चित तौर पर। और प्रोफेसर त्रिपाठी, अगर हम इस पूरे रिश्ते की जब बात करते हैं, और ये बात भी होती है कि पिछले दिनों क्योंकि अभी बीच में क्वाड का भी जिक्र आया था,
तो ये किस तरह से क्योंकि आपने देखा कि पिछले शायद 1 साल से या उसके पहले बहुत बहुत तेज कदम ताल इस पर नहीं हो रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो संबंध है वो फिर अभी उसी बात को कहेंगे कि वो जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप तक डेवलप हुए हैं। तो चाहे वो जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो, अभी जो दौरा हो रहा है कम से कम वहाँ पर जो बायलैटरल टाइज है वो उतनी ही स्ट्रांग हुई है, ये कहा जाए कि स्ट्रांगर हुई है। देखिए, एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने अभी रेज किया कि जनरली जब हम ऑस्ट्रेलिया जापान की बात करते हैं तो एक माइंडसेट में आता था क्वाड इंडो पैसिफिक आता था, क्योंकि एक कंपोनेंट बेसिक प्लेयर कंट्री रही है और यूएस का जो अप्रोच हमने देखा है कि जिस तरह रिलेक्टेंट रहा, अंडरमाइन किया है इस पूरे ग्रुपिंग्स को, तो जनरली ध्यान हमारा ऑस्ट्रेलिया पर जाता है, जापान पर जाता है। अभी जापान की यात्रा आप देखिए एक सीक्वेंस देखिए, डिकोड कीजिए। अभी जापान विजिट वहाँ के यहाँ आते हैं, विजिट होती है, इसके बाद फिर ये ऑस्ट्रेलिया की विजिट। ये दोनों मायनों में मुझे लगता है कि ये बियॉन्ड सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में भी हम देख रहे हैं। सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम दोनों का यही विश्वास है कि ये ओपन हो, फ्री हो, चारों तरफ हम बात कर रहे हैं कि फ्री नेविगेशन हो, रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। तो एक ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही डेमोक्रेटिक ऑर्डर कंट्री है और एंड वाइस वर्सा भारत डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल दोनों का मिलता मैच करता है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ ये है कि जो एक सवाल उठाए जाते हैं हमेशा, विशेषकर जो इंडिया के राइवल्स हैं कि देखिए क्वाड कहाँ गया, ठीक है ना, तो वो ये उसके लिए रिस्पांस, उनके लिए जवाब यही है कि क्वाड सिर्फ अमेरिका नहीं होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन ये अमेरिकन डॉक्ट्रिन नहीं है, ये यूरोसेंट्रिक डॉक्ट्रिन नहीं है, ये फ्री नेविगेशन, सेफ, फ्री, ओपन पैसिफिक ये भारतीय डॉक्ट्रिन है। ये भारत हमेशा चाहता है और इस डॉक्ट्रिन, इस फिलॉसफी में कौन देश जुड़ना चाहता है, मुझे लगता है इस हिस्से में ऑस्ट्रेलिया, जापान सामने आते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपने देखा भी क्रिकेट मैच का जिक्र हुआ जी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो क्रिकेट होता था, आप देखते हैं कि जो हाई लेवल का एक्साइटमेंट होता है, जो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन का, वही होता है कि वन ऑफ द बेस्ट टीम होती है ऑस्ट्रेलिया की है। तो एक वही है कि एक ऐसे कंट्री के साथ हम हाथ मिला रहे हैं या हम अपने बायलैटरल टाइज को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें एक अपना रोबस्ट मॉडल है डेमोक्रेसी का और डेवलपमेंट का मॉडल है। और उसी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा मिशन तीनों तरफ से है, एक लॉन्ग है, टेस्ट मैच का भी है, 20 का भी है और वनडे का भी है। तो ये तीनों जो सिमिलर उन्होंने रखा, लाइन रखी अपनी डिप्लोमेसी में, तो मुझे लगता है ये यही विजन है कि एक लॉन्ग टर्म विजन यही है कि हमें सेफ जोन चाहिए पूरे इंडो पैसिफिक पर, किसी तरह के एक्सपेंशनिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट भी चल रहा, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी चल रहा। मैंने अभी जिक्र किया था मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात जब हुई थी तो ये हुआ था, एक एनुअल डिफेंस की बात हुई थी, जब डिफेंस मिनिस्टर दो कंट्री के एनुअली मिलेंगे तो ये डिस्कस करेंगे, रिव्यू करेंगे कि हम सिक्योरिटी पर कहां पर खड़े हुए हैं। तो आप भी कह सकते हैं कि सिर्फ सिक्योरिटी पर फोकस नहीं है, कल्चर पर फोकस है, डायस्पोरा पर फोकस है, माइनिंग को लेकर फोकस है, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर फोकस है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे जोन में हमारा जो रेमिटेंस आता है, मैं बताया कि 1 मिलियन लोग वहां पर है, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, भारतीय स्टूडेंट वहां जाते हैं, वहां पढ़ते, वहां के यहाँ तो एक ओवरऑल एक बहुत बड़ा कैनवास है ये इन ऑस्ट्रेलिया और जापान का इस पूरे रीजन में देखा जाए। जी 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 जी। और यहाँ पर हमने देखा चक्रवर्ती सर, ये जो सीईओ फोरम रहा उसमें निवेश और आर्थिक सहयोग पे तो जोर रहा है, लेकिन हम किस तरह से देखते हैं कि आने वाले वर्षों में जो निजी क्षेत्र है, पहले हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते थे, लेकिन यहाँ पे निजी क्षेत्र में कैसे भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों का एक बड़ा चालक बनने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो कहा कि हमने अपना न्यूक्लियर जो क्षेत्र है उसको भी हमने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जहाँ मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो होता है वो निजी क्षेत्र में ही होता है, और हमारे यहाँ तो न्यूक्लियर को भी जैसे खोल दिया गया है तो वहाँ पे भी प्राइवेट कंपनीज आएंगे। तो मुझे लगता है सीईओज फोरम जो है ये नई बात नहीं है, बहुत सारे देशों के साथ सीईओज फोरम हुए हैं और मैंने पहले भी देखा है इस तरह के सीईओज फोरम। तो मुझे लगता है सीईओज फोरम एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वहाँ पे जो सीईओज वगैरह हैं दोनों देश के, वो मिलजुल के डिसाइड कर सकते हैं कि वो अपने अपने उनके जो इंटरेस्ट हैं, जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। और प्रधानमंत्री के साथ जाना और उनके विजिट के साथ इसको करना, ये एक बड़ी पुरानी प्रथा रह चुकी है, क्योंकि उससे उनको एक तो इंकरेजमेंट मिलता है कि हाँ दोनों सरकार तैयार है हमको मतलब एनकरेज करने के लिए या जो फैसिलिटेशन है वो करने के लिए।
तो ये एक मतलब प्रथा जो है वो फिर रिपीट हो रहा है, और सीईओज फोरम जो है एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है बिजनेस बढ़ाने के लिए। इसीलिए अब क्यों हम इसको कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि हमारे जो रिश्ते हैं या हमारे जो संबंध है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, नॉट जस्ट इन कल्चर और डिफेंस बट ऑल्सो in business, in ordinary business, not just defense technology, but any ordinary business also. 50 बिलियन का अगर ट्रेड है, इसको तो बढ़ाना पड़ेगा, और उद्देश्य ये है कि ये 100 बिलियन तक हम ले जा सकते हैं। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये उसी उद्देश्य को लेके हम लोग कर रहे हैं। जी डॉक्टर त्रिपाठी, अभी आप जिक्र कर रहे थे, आपने वो क्रिकेट वाली टर्मिनोलॉजी का जो प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया। क्रिकेट दरअसल दोनों देशों के बीच में एक बड़ा भावनात्मक सूत्र रहा है, और अब प्रधानमंत्री ने अभी आपने देखा वो कह रहे हैं खेलों को के संबंधों को भी आगे बढ़ाएंगे। इसको कैसे देखते हैं? स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि ये एक नया सूत्र भारत और ऑस्ट्रेलिया ने डेवलप किया है, या दूसरे देशों के साथ भी डेवलप किया है कूटनीति और सहयोग का? देखिए निखिल जी, मैं दो तरह के इसमें पॉइंट्स हैं। मुझे याद है कि आज हिंदुस्तान के किसी भी छोटे से छोटे गांव चले जाइए तो वो ये जो बच्चा है वहाँ का 15 साल 16 14 साल का बच्चा है, उससे पूछिए कि दुनिया में कौन कौन से देश है, तो सबसे पहले क्रिकेट टीम बता देगा वो। और भारत के साथ कौन देश खेल रहा है, किससे अच्छी बनती है, कहाँ क्या होता है, तो आप समझ सकते हैं कि 12-13 साल के बच्चे के मन में, माइंडसेट में एक दूसरे देश की जो इमेज आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है। वो इसलिए नहीं कि हमारे उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन है, वो इसलिए है कि हम उनके साथ मैच खेलते हैं। मैच में हम क्या पोजीशनिंग रखते हैं। आप ये भी आपने पाकिस्तान भारत को देखा है कि हमारे जो रिश्ते हैं इसके बाद क्या हाई पारा होता है पूरे भारत में कि जितना ये, तो ये डिप्लोमेसी का जो मुझे लगता है जो स्पोर्ट डिप्लोमेसी, क्रिकेट डिप्लोमेसी है, ये ग्रासरूट लेवल पर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट किया है, और दुनिया को समझने में, कनेक्ट करने में, पूरे जनमानस को आपस में लाने में जो कि विजन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। आपको याद कीजिए कि G20 कोई नहीं जानता था G20 क्या है, लेकिन हिंदुस्तान के हर शहर में G20 पहुंचा। इसका मतलब कि उन्होंने विदेशी नीति को एक जो टेबल वाली फॉरेन पॉलिसी थी वहां से निकाल करके क्या किया कि गांव के शहर, मतलब भारत के शहरों में ले आए। तो ये अपने आप में, इसी को मैं कहता हूं कि लैंडस्केप चेंज हुआ है जियोपॉलिटिक्स का, ये डिप्लोमेसी का फॉर्मेट चेंज हुआ है। और उस फॉर्मेट में जब अभी अपने एड्रेस में उन्होंने क्या कहा, तीनों तरह के खेल का उन्होंने जिक्र किया कि वनडे भी है, ये G20 भी है, सॉरी जो 2020 है, और इसके बाद फिर ये टेस्ट मैच भी है कि यानी कि लॉन्ग टर्म विजन भी हमारे पास है दोनों कंट्री के पास कि हम कैसे सेफ रखना है इंडो पैसिफिक में। वनडे हम वी आर वेरी रेडी, हम बहुत एक्साइटेड हैं कि दोनों का सप्लाई चेन सिस्टम को कैसे बनाया जाए उस समय जब दुनिया चोक कर रही है, स्पेशली जो एनर्जी पावर कंट्री है जिनके पास ऑयल एंड गैस है, चोक कर रहे हैं। तो ये हमारा, मुझे लगता है 2020 है, इस समय हमें सबसे बड़ी क्राइसिस एनर्जी की है, और इंडिया हम जानते हैं कि 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर कंट्री है एनर्जी की, तो हमें इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए। तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि ये 2020, तो मुझे लगता है कि जो टर्मिनोलॉजी है ये जनमानस तक पहुंचने में एक बहुत बड़ा एक आधार तय करती है। जी निश्चित तौर पर। एम्बेसडर चक्रवर्ती, अगर इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं और समझना चाहूं कि जिस तरह से जन को विदेश नीति से जोड़ने की बात जो अभी डॉक्टर त्रिपाठी कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये एक सबसे बड़ा चेंज है, चाहे वो फिर बाहर जाकर विदेशी प्रवासियों के साथ में, भारतीय प्रवासियों के साथ में संवाद स्थापित करना, जिस तरह से आज मेलबर्न मीट्स मोदी हो रहा है, और जन को जोड़ना, G20 भारत के तमाम शहरों में कराना, तो विदेश नीति में ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो जनता की बात जब होती है तो जनता का सपोर्ट तो जरूरी है ना। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, पहले जो होता था तो ठीक है, डिप्लोमेट्स आपस में मिलते थे, सारी चीजें होती थी, लेकिन उससे सीधे जनता को उससे अटैच नहीं रखा जाता था। अब ऐसा लगता है कि उनको भी उसमें जोड़ दिया गया है एक तरह से। हाँ, मैं उसमें यही समझता हूं, नॉट डायरेक्टली बट एटलीस्ट इनडायरेक्टली। अगर आप एक हमारे देश के डिफरेंट सिटीज में प्रोग्राम करें तो नेचुरली लोगों को जब पता चलता है कि ये हो रहा है, G20 हो रहा है या जो भी हो रहा है, तो ये एक एक्सपेंशन है फॉरेन पॉलिसी जिसको कहेंगे प्लेटफॉर्म का। तो वहां पे लोग समझते हैं, जो यंग पीपल हैं, जो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, उनको फिर एक इंटरेस्ट ग्रो करता है,
उनको एनकरेजमेंट मिलता है कि फॉरेन पॉलिसी का सोचें, उस पर स्टडी करें, और इस तरह से जो है ये एक इसीलिए ये उस पर्पस को सर्व करता है कि पीपल को कनेक्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छी बात है, नई चीज है। पहले हुआ था एक आध जो हुआ था जहां मुझे याद आ रहा है, पर इतना मतलब विस्तार से नहीं होता था पहले थोड़ा बहुत होता था, जैसे गोवा में कॉमनवेल्थ समिट कर दिया या कहीं और कर दिया। पर ये जो है G20 जो है, ये मौका जब इंडिया को मिला तब हम लोगों ने सब जगह इसको डिफरेंट प्रोग्राम्स किए, डिस्कशंस किए या मीटिंग किए। तो जो बाहर से आते हैं उनको भी एक इंडिया में घूमने का भी मौका मिलता है, देखने का मौका मिलता है कि इंडिया के जो शहर हैं जहां वो जा रहे हैं उनका कितना प्रोग्रेस हुआ है। तो उनकी भी जो भावनाएं जो हैं या जो उनकी जो परसेप्शंस हैं वो भी चेंज होता है। तो ये सारी एक तरह से सॉफ्ट डिप्लोमेसी कह लीजिए, एक तरह से वो भी है, उसका ही शायद अंश है। जी डॉक्टर संदीप, यहाँ पर हम 3 ईज के साथ आगे बढ़ रहे थे, एनर्जी, इकोनॉमी एंड एजुकेशन। शिक्षा जो है वो बहुत ही मजबूत कड़ी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में, क्योंकि एक बड़ी संख्या में भारतीय छात्र वहाँ पढ़ते हैं और शिक्षा एवं कौशल को लिहाज से भी यहाँ पर अहम समझौते हुए हैं। किस तरह से देखते हैं कि ये शिक्षा क्षेत्र में जो कनेक्ट है भारत और ऑस्ट्रेलिया का, उसको किस लिहाज से देखते हैं? साथ ही जो भारत की युवा पॉपुलेशन है वो भी अब यहाँ पर एक कनेक्ट बनाती भी नजर आ रही है। देखिए, एजुकेशन की बात करें तो ये पहले से बहुत बड़ा एक ब्रिज फैक्टर रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि नई बात नहीं है। एजुकेशन तो हमारे स्टूडेंट्स पहले भी जाते रहे हैं। नया है क्या इसमें? नया ये है कि जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो माइंडसेट था यूथ का वो चेंज किया कि अब वो गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं, एजुकेशन इज नॉट फॉर ओनली जॉब। अब वो बार बार कहते हैं कि आप स्टार्टअप खोलिए, स्टार्टअप कीजिए। और ये आपको कुछ दृश्य दिखाते हैं पहले।
Ladies and gentlemen, please be upstanding if able for the Australian National Anthem and Indian National Anthem. Australians, oh, let us rejoice, for we are one and free. With golden soil and wealth for toil, our home is girt by sea. Our land abounds in nature's gifts, our beauty rich and rare. In history's page, let every stage advance Australia fair. In joyful strains, then let us sing, advance Australia fair. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। I now request the Premier of Victoria, Honourable Jacinta Allen, to address this gathering. Prime Minister Modi, it is my honour to welcome you to Melbourne and to Victoria. We are the education state, the multicultural capital of Australia and the sporting capital of the world. Yes, we are the home of the MCG and the Boxing Day Test. But much more importantly than that, we are home to more Indian Australians than anywhere else in the country. Melbourne has hosted some big visits. This one is next level. Nearly 30,000 people filling a stadium. This is a statement about the strength and energy of India. A statement about the diversity of our community and a statement about the economic future that Victoria and India are building together. Prime Minister, when I became Premier, I determined that my first overseas trip would be to India. And I went on that trip in 2024 and I brought a few things home with me. 2,000 jobs in partnership with Indian companies, an international kabaddi match, a new deal for Indian international students, and a deep respect for India and its people and their ambition.
My family will also tell you I brought home a love of yoga, and I've got a 600-day streak to show for it. Prime Minister Modi, I do invite you to take this message back home with you to India. Victoria respects India. We value your people. We welcome your students, your businesses, your families, your ideas. In Victoria, the Indian community is not just accepted, they are part of who we are. India is not just a country we trade with, it is a country we trust. And let me say this to Victoria's great, strong Indian community who are here tonight. You are welcome here. Your children never have to choose between being proudly Indian and proudly Victorian, because in this state you can be both. And here in Victoria, you can be whoever you want to be, yet stay who you are. Prime Minister Modi, thank you. Thank you for honouring Melbourne and Victoria with your visit. Thank you. And Prime Minister Albanese, thank you for your leadership, which has strengthened Australia's relationship with the world's biggest democracy. It is now my pleasure to welcome my friend, the Prime Minister of Australia, the Honourable Anthony Albanese. Well, thank you so much, Jacinta. And I begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet, and I pay my respect to elders, past, present and emerging. Prime Minister Modi, my friend, welcome to marvellous Melbourne. As a true friend of Australia and a very dear friend of mine, it is an honour to host you this evening. And I also welcome each and every one of you out there in the stands. Over the years, this stadium has seen some loud and legendary events, and none more significant than this. The energy that we feel in here tonight defines the Australia-India partnership. It is an enthusiasm and a dynamism that drives the positivity and promise of our two nations and peoples. As Prime Minister, I have twice had the great privilege of visiting India, and each time I've been bowled over by the beauty and vibrancy of the land, and humbled by the generosity and warmth of its people. When Prime Minister Modi hosted me 3 years ago, we did a lap of Ahmedabad's Narendra Modi Stadium in a chariot. Now, that was an experience I will never forget. And I can say without a shadow of a doubt, the depth of affection that I felt between our two peoples in Gujarat in 2023 is just as palpable and present tonight among this incredible beaming crowd. It is a warmth I have known since well before I became Prime Minister of Australia. My first trip to India was as a backpacker in 1991. I spent 6 weeks backpacking around India
which was a fantastic experience. I learned there something very simple and clear that I have communicated to my fellow Australians. If you want to understand India, get on a train. Wherever I went, I ate delicious food and I was told wonderful stories. And I was welcomed into the homes of people I met, into the richness and depth of Indian culture. On this stage, all these years later, it is such a privilege to have the chance to extend our own Australian hospitality to Prime Minister Modi. Because this evening, we all come together to celebrate the bond that unites our two peoples, two great democracies, two great multicultural societies, the mutual respect that we share, the strength of our friendship, and the profound contribution to our great nation of the more than 1 million Australians who trace their roots proudly back to India. Your generosity of spirit shines through in every way. In times of trouble or national crisis, I have told Prime Minister Modi this in private before many times, but today I say it publicly as well. It is the Australian Indian community who are the first to volunteer their help and to lend a hand to their fellow community members. It is a generosity that extends to building the prosperity of our nation too, whether through boosting skills in critical industries like healthcare and IT, growing Australia's dynamic small business sector, or the contribution that so many students from India make when they choose Australia as their destination to invest in themselves and their education. And that is especially true here in the education state of Victoria. It is, of course, an exchange of educational enrichment that runs both ways, because it was Deakin University, based here in Victoria, that became the first foreign university to open a campus in India. And I'm proud to say it was the first of many. Friends, over generations, your commitment to Australian and aspiration and your love of this country has made it better, stronger and more vibrant. Australians of all backgrounds have been enriched by bringing your culture here and adding it to our multicultural character. We're a better nation because we have you in it. You are the living bridge between Australia and India. So thank you for being here this evening, and please join with me in welcoming my friend, Prime Minister Narendra Modi. I would like to begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet, and I pay my respects to their elders, past, present,
and emerging. Vanakkam, Melbourne. नमस्कार माइट्स, कैसे हैं आप? केम छो? ये शो हाउसफुल है, ब्लॉकबस्टर है। मैं अपना भाषण शुरू करूं इससे पहले विक्टोरिया के प्रीमियम और मेरे मित्र प्रधानमंत्री जी के सम्मान में आप सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट बजा के इनको सम्मानित कीजिए। इनके सम्मान में साथियों, इससे पहले मैं 2 बार सिडनी में आप सबसे मिला था। मेलबर्न वालों से मिलने का मुझे भी इंतजार था, इसलिए सोचा इस बार मेलबर्न वालों के साथ फ्लैट व्हाइट कॉफी पीता हूं। साथियों, जिस एनर्जी से आप सभी ने, हमारे ओसी फ्रेंड्स ने हम सभी को वेलकम किया है, वो और भी अमेजिंग है। मेलबर्न ने एक तरह से मैदान मार लिया है। साथियों, मैं मेरे मित्र, भारत के मित्र प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ी का भी बहुत आभारी हूं। आप सिडनी में भी साथ थे और आज यहां मेलबर्न में भी भारतीय कम्युनिटी के बीच आए हैं। और ये एक प्रकार से फुल सर्कल हो गया है। अहमदाबाद, जहां दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, और मेलबर्न जहां आइकॉनिक स्टेडियम है, हम दोनों साथ रहे हैं। और साथियों, हम सभी ने देखा है, प्राइम मिनिस्टर अल्बनीज़ी जब बोलते हैं तो भारतीयों के दिल और दिमाग में छा जाते हैं। सिडनी में भी आपने धूम मचाई थी और यहां भी आप छा गए। मैं विक्टोरिया की प्रीमियर का भी उनके ऊर्जा भरे शब्दों के लिए, भारत के प्रति इतने स्नेह से उन्होंने जो कहा,
उसके लिए उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहां पहुंचा था। और आप याद कीजिए, तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहां आया हूं। यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है। और जानते हैं इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? मोदी की नहीं, इसमें आप सभी साथियों की भूमिका है। इंडियन डायस्पोरा की भूमिका है। साथियों, कहते हैं कि मेलबर्न शहर एक दिन में ही 4 सीजन के दर्शन करा देता है। लेकिन भारतीय समुदाय ने अपने कल्चरल कलर से इसको और वाइब्रेंट बना दिया है। यहां मेलबर्न में और आसपास काफी ऐसे स्थान हैं, ऐसे मार्केट्स हैं जो भारतीयता के रंग से भरे हैं। कोई इन्हें लिटिल इंडिया कहता है, कोई मिनी इंडिया कहता है। नाम जो भी हो, लेकिन रंग भारतीयता से भरे हुए हैं। ऐसे ही एक मार्केट का वीडियो किसी ने मुझे दिखाया। वीडियो में बता रहे थे कि वहां खूब सेल चलती रहती है। इस सेल के चक्कर में लोग गनचक्कर बन जाते हैं। शॉपिंग का मूड न भी हो तो भी खरीदारी करनी ही पड़ती है। मैं सही कह रहा हूं ना? सेल का आकर्षण होता है ना? साथियों, आप में से कई साथी फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आए और कईयों का जन्म भी यही हुआ। पीढ़ियां बदल गई, लेकिन भीतर की भारतीयता हमेशा हमेशा जिंदा रही। यहां कई सारे साथी ऐसे होंगे जिनके घर में कम से कम 2 टाइम जोन चलते हैं।
यहां बच्चे स्कूल से घर ऑस्ट्रेलियन टाइम के हिसाब से आते हैं, लेकिन भारत में दादा दादी, नाना नानी वीडियो कॉल पर इंतजार कर रहे होते हैं। यहां वीकेंड होता है तो भारत में किसी शादी की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है, यानी दूरी हजारों किलोमीटर की है, लेकिन डेली रूटीन आज भी भारत से जुड़ा हुआ है। और इस रूटीन के साथ आप सभी ऑस्ट्रेलिया के विकास में पूरी शक्ति से जुटे हुए हैं। मुझे आप सब पर गर्व है। साथियों, हम भारतीय ऐसे ही हैं जैसे दूध में चीनी मिल जाती है, उसे और मीठा कर देती है। वैसे ही हम भारतीय दुनिया में अपने प्रेम का रंग घोलते रहते हैं। घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है। अरे चाय वाला दाल सब्जियां ऑस्ट्रेलिया की हैं, लेकिन उनमें तड़का देसी मसालों का ही लगता है। साथियों, आपने सुना होगा भारत में आजकल भजन क्लबिंग का नया ट्रेंड चल रहा है। इसको हमारी जेन जी ड्राइव कर रही है। और यहां ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने सुना है कि आपका वीकेंड आस्था और आध्यात्म से भरा रहता है। कहीं किसी के घर भगवान सत्यनारायण की कथा, कहीं गुरुद्वारे में अरदास, कहीं बच्चों द्वारा भांगड़ा या भारतनाट्यम की प्रस्तुति, कहीं कोई क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा होता है। और अब तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल भी यहां आ गया है। कुछ दिन बाद ही मेलबर्न में इंडियन फिल्म फेस्टिवल शुरू होने वाला है। मैं इसके सफल आयोजन की आपको अभी से शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी ऑस्ट्रेलिया की ग्रोथ को अपने परिश्रम से सींच रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी एक नजर भारत पर लगातार रहती है।
भारत क्या कर रहा है, भारत की प्रगति, भारत की गति, इसकी खोज खबर आप लेते रहते हैं। साथियों, 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। एक सपना पूरा होता है तो नया सपना जन्म ले लेता है। पहले कहते थे एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप हजार। आज मैं कहता हूं, एक सपने से जन्मे दूसरा सपना, सपने जन्मे हजार। एक लक्ष्य पूरा होता है तो उससे भी बड़ा संकल्प सामने आता है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर, अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारी प्रेरणा है ग्रो मोर, अचीव मोर। ग्रो मोर, ग्रो मोर, ग्रो मोर। साथियों, आपने भी देखा है भारत ने मून के साउथ पोल पर चंद्रयान लैंड कराया। दुनिया में कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन भारत इतने भर से संतुष्ट नहीं रहा, क्योंकि भारत कहता है ग्रो मोर, ग्रो मोर। इसलिए साथियों, भारत अब स्पेस में अपना गगनयान भेजने की तैयारी कर रहा है। भारत अब अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लक्ष्य पर चल रहा है। साथियों, कुछ साल पहले तक 5G टेक्नोलॉजी को लेकर बड़े सवाल देश के सामने थे। कब लॉन्च होगी, कैसे रोल आउट होगा, कितना समय लग जाएगा। हमने 2022 के अंत में 5G रोल आउट करना शुरू किया और आज भारत के 99% डिस्ट्रिक्ट इससे कवर हो चुके हैं। और आपको खुशी होगी दोस्तों, भारत 5G का फास्टेस्ट रोल आउट करने वाले देशों में से एक देश है। आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा
5G मार्केट बन चुका है। और इतना ही नहीं, भारत आज मेड इन इंडिया 6G टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि भारतीय कहते हैं ग्रो मोर, ग्रो मोर। साथियों, पिछले 12 वर्षों में भारत के 2 दर्जन से अधिक शहरों में मेट्रो नेटवर्क पहुंच चुका है। आज भारत में हर दिन 1.25 करोड़ से अधिक लोग मेट्रो में सफर करते हैं। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश है। लेकिन हम भारतीय इससे भी संतुष्ट नहीं है। हम कहते हैं ग्रो मोर, ग्रो मोर। इसलिए हम भारत में नमो भारत रैपिड रेल और वंदे भारत जैसे सेमी हाई स्पीड नेटवर्क को तेजी से बढ़ा रहे हैं। एक और उदाहरण मेक इन इंडिया का है। बीते 12 वर्षों में मेक इन इंडिया ग्लोबल ब्रांड बन गया है। हमारे मोबाइल फोन, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया भर में पहुंचे। हमारे ऑटोमोबाइल, हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स का ग्लोबली और विस्तार हुआ। भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। टेरर कैंप पर इस करारे प्रहार से आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, भारत इतने पर ही रुकना नहीं चाहता। भारत कह रहा है ग्रो मोर, ग्रो मोर। इसलिए आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। साथियों, भारत के बड़े सपनों
बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। भारत का नागरिक, वी द पीपल, और इन सपनों को एनर्जी दे रहा है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है। मैं आपको अटेस्टेशन का उदाहरण देता हूं। अटेस्टेशन की मजबूरी कुछ साल पहले तक बहुत कॉमन हुआ करती थी। यानी कुछ भी करना हो, कहीं भी अप्लाई करना हो, अपने डॉक्यूमेंट किसी अधिकारी से अटैच कराने ही पड़ते थे। कतार में खड़े रहना पड़ता था सुबह सुबह, और क्या काम था? ये बताने के लिए कि हां तुम वही हो। हमारे लिए तो नागरिक देवो भव अब ये स्थिति नहीं है। अब ज्यादातर काम सेल्फ अटेस्टेशन से ही चल जाता है। वहां से जो यात्रा शुरू हुई वो भारत में डीजी लॉकर तक पहुंच गई है। एक ऐसी डिजिटल व्यवस्था जिसमें भारतीय अपने डॉक्यूमेंट्स डीजी फॉर्मेट में रख सकते हैं। इसमें एक क्लिक में डॉक्यूमेंट शेयर होता है, वेरीफाई होता है, एक्सेप्ट होता है। साथियों, व्यवस्था बनाना एक चीज है, उसे स्केल और सिक्योर फीचर के साथ बनाना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आप जानते हैं कि आज भारत में डिजी लॉकर के कितने यूजर हैं? मैं जानता हूं आंकड़ा जरा याद रखना कठिन है। इस वक्त 70 करोड़ यानी 700 मिलियन से ज्यादा डिजी लॉकर यूजर हैं, और इनमें 850 करोड़ से अधिक डॉक्यूमेंट स्टोर है। 850 करोड़ से अधिक। साथियों, नागरिक देवो भव का एक उदाहरण हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है। आज करोड़ों भारतीयों के पास एक सिक्योर डिजिटल हेल्थ आईडी है। इसमें हेल्थ रिकॉर्ड्स की पूरी हिस्ट्री डिजिटली स्टोर होती है। इससे भारत में डायग्नोसिस और बेहतर हो रहा है, और इससे इलाज की व्यवस्था और सुधर रही है। यही नहीं, टेली कंसल्टेशन का चलन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का एक ई संजीवनी प्लेटफॉर्म है। इससे अभी तक 48 करोड़ यानी 480 मिलियन टेली कंसल्टेशन हो चुकी है। इस प्लेटफॉर्म से 2.25 लाख से अधिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर जुड़े हैं। साथियों, एक जमाने में आप सभी ने पासपोर्ट से जुड़ी परेशानियां भी सही होगी। आप याद कीजिए,
कितने हफ्ते लगते थे पासपोर्ट बनने में, लेकिन आज पासपोर्ट औसतन कुछ ही दिनों में मिल जाता है। यही सिटीजन फर्स्ट गवर्नेंस है, यही नागरिक देवो भव के मंत्र की सफलता है। साथियों, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, भारत का सामर्थ्य जितना बढ़ता है उसका फायदा पूरी मानवता को होता है। हमारे संस्कार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सब सुखी रहे। यही शाश्वत संस्कार आज भी भारत की पॉलिसीज और एक्शंस को प्रेरित करते हैं। साथियों, अभी पिछले महीने ही वेनेजुएला में भूकंप की इतनी बड़ी त्रासदी आई, कितना बड़ा विनाश हुआ, सैकड़ों लोगों की जान गई। हमने दूरी कितनी है देखा नहीं, हमने वेनेजुएला की उस पीड़ा को अपनी पीड़ा समझा। भारत ने रिलीफ और रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन चलाया। हमने जितनी तेजी से संभव हो सकता था मदद भेजी, अपने एक्सपर्ट भेजे, हमारी मेडिकल टीम से तेजी से काम शुरू किया। मुझे बहुत संतोष है कि इससे अनेक जिंदगियां बच पाई। साथियों, ऐसे ही तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया तब भी भारत ने बहुत तेजी से राहत और बचाव के लिए मदद भेजी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। पिछले साल हमने म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। श्रीलंका में साइक्लोन की तबाही हुई तो वहां ऑपरेशन सागर बंधु चलाया। साथियों, कोरोना काल की यादें भी आज तक हमारे मन में ताजा है। हमने दुनिया भर से भारत के ही नहीं अन्य देशों के नागरिकों को भी अपने अपने घर पहुंचाया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जरूरतमंदों तक दवाई पहुंचाई। 100 से अधिक देशों को वैक्सीन भेजी। युद्ध क्षेत्रों में भी भारत ने संकट में फंसे व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए भरसक प्रयास किया। साथियों, भारत जब मदद करता है तो पासपोर्ट नहीं देखता। भारत जब मदद भेजता है तो पासपोर्ट का रंग नहीं देखता। इसलिए दुनिया भी भारत पर इतना विश्वास करती है। साथियों, मैं जानता हूं कि मानवता के हित में काम करने में ऑस्ट्रेलिया की भी बहुत बड़ी भूमिका है। ये हम दोनों देशों की पार्टनरशिप का एक अहम पिलर है और हम दोनों देशों की साझेदारी को एक और सेक्टर मजबूती देता है। ये सेक्टर है स्पोर्ट्स, खेलकूद। स्पोर्ट्स की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक ब्रांड है। लेकिन भारत में भी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। साथियों, आपने खेलो इंडिया मिशन का नाम सुना होगा। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है, ये अभियान स्कूल लेवल से ही हजारों खिलाड़ियों का एक पूल तैयार कर रहा है। भारत में स्कूल यूनिवर्सिटी, नेशनल लेवल, स्कूल लेवल
खेलो इंडिया गेम्स होते हैं, इनमें लाखों एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इस मिशन के तहत भारत के रिमोट एरियाज में भी स्पोर्ट्स इंफ्रा तैयार किया जा रहा है। इससे ज्यादा से ज्यादा एथलीट्स को, खास तौर पर हमारी बेटियों को ज्यादातर अवसर मिल रहे हैं। और ये सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। सांसद खेल महाकुंभ जैसे आयोजनों से गांव-गांव में स्पोर्ट्स को फिटनेस से जोड़ा जा रहा है, करियर अपॉर्चुनिटीज से कनेक्ट किया जा रहा है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, इसका इंपैक्ट फील्ड में दिख रहा है। भारत के एथलीट्स, भारत की टीम्स बेटर से बेस्ट होती जा रही है। साथियों, यही कॉन्फिडेंस भारत को स्पोर्टिंग लीग के नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स भारत होस्ट कर रहा है। भारत 2036 ओलंपिक्स को होस्ट करने का भी दावेदार है। मुझे पूरा विश्वास है स्पोर्ट्स के क्षेत्र भी ऑस्ट्रेलिया और भारत की पार्टनरशिप का और विस्तार होके रहेगा। साथियों, भारत और ऑस्ट्रेलिया जो कुछ भी करते हैं वो हम दोनों देशों के लिए भी शुभ होता है। इसका एक बड़ा उदाहरण भारत ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एग्रीमेंट है। आपने वो शेर सुना होगा, आपको तो याद भी होगा, मैं अकेला ही चला था, जानिब ए मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ऐसे ही भारत और ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट एक शुरुआत थी और आज ये कारवां दुनिया के लगभग 40 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट तक पहुंच चुका है। साथियों, हम केवल ट्रेडिंग नेशन नहीं है, हम इनोवेशन को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को महत्व देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अनेक उपलब्धियां हैं। हियरिंग इम्प्लांट, वाईफाई, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, फ्लाइट ब्लैक बॉक्स, सीक्रेट बैलेट वोटिंग, ऐसे कितने इनोवेशंस हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा रोल रहा है। और आज ये पूरी दुनिया को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। साथियों, ऐसे ही भारत भी अपने साइंस, टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। आपको ये जानकर खुशी होगी, आज भारत के 10,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब चल रही है। ये स्कूल लेवल पर ही इनोवेशन का माइंडसेट तैयार कर रही है। बीते 12 वर्षों में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। लेकिन मैं नंबर बताऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आप डेटा सुनना चाहेंगे तो बताऊं, आज भारत में 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। भारत में हर महीने 4,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप रजिस्टर हो रहे हैं। और डिफेंस और स्पेस जैसे सेक्टर्स में भी
सैकड़ों स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इनके उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये सारे सेक्टर पहले भारत में बंद थे। कुछ साल पहले ही इनको प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए खोला गया और आप देखिए भारत का एक स्पेस स्टार्टअप बहुत जल्द अपने रॉकेट में पहली बार सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि एजुकेशन, स्किल, इनोवेशन में भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता और गहरा हो रहा है और मजबूत हो रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया में हजारों भारतीय स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और अब ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज भारत में भी अपने कैंपस खोल रही है। डिकीन और वुलांगोंग यूनिवर्सिटी के कैंपस शुरू हो चुके हैं और भी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज इस तरफ आगे बढ़ रही है। और ये केवल नए कैंपस खोलने तक की बात नहीं है, ये दुनिया को स्किल, इनोवेटिव टैलेंट देने का, ग्लोबल लीडरशिप तैयार करने का भी अभियान है। साथियों, भारत की इतनी सारी बातें मैंने आपके बाद की है। अब मैं आपसे एक आग्रह भी करूंगा। करूं? करोगे? मेरी बात मानोगे? वादा? कुछ समय पहले हमने हमारी प्रवासी कम्युनिटी के बच्चों के लिए भारत को जानो क्विज की शुरुआत की है। ये क्विज दुनिया को भारत की डायवर्सिटी से परिचित कराती है और साथ ही भारतीय कम्युनिटी के परिवारों को अपनी विरासत से जोड़ती है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि इस साल ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे युवा साथियों ने इस कार्यक्रम के कर्टन रेजर में पार्टिसिपेट किया। अब इस कंपटीशन के 6th एडिशन की शुरुआत होने जा रही है। इस बार गेमिफाइड मोड में बहुत से कंपटीशन होने जा रहे हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में भारतीय कम्युनिटी के सभी परिवारों से आग्रह करूंगा कि इसमें जरूर हिस्सा लें, लेकिन साथ साथ आप ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों को भी, आपके स्कूल में पढ़ने वाले साथियों को, कॉलेज में पढ़ने वाले साथियों को, उनको भी इस कंपटीशन में जरूर जोड़ें। करेंगे? भूल गए? करेंगे? साथियों, आप सभी ने भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को मजबूत बनाने में बहुत मेहनत की है, बहुत योगदान दिया है, लेकिन आपका काम यहां खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यहां से आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई है। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप का एक अलग ही फेज शुरू हो रहा है। इसलिए आप ऐसे ही भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को अपने जोश से भरते रहिए, चौके छक्के मारते रहिए। आपकी सफलता में ही भारत और ऑस्ट्रेलिया की सफलता है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम के लिए प्राइम मिनिस्टर अल्बनीजी और आप सभी साथियों को मेरा एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की
भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। Ladies and gentlemen, that concludes this event. Please remain seated until the VIPs exit this arena. Thank you so much. भारत से कोसों दूर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में गूंज रहे भारतीय संगीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज और वहां मौजूद भारतीयों की आवाज यहां भारत तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री का संबोधन बेहद अहम, भारत से ऑस्ट्रेलिया तक जो मोदी मैजिक है उसको हम महसूस कर पा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें रही, आइए देखते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती में भारतीय समुदाय की अहम भूमिका है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती में भारतीय समुदाय बेहद अहम, एक लिविंग ब्रिज के तौर पर काम करते हैं। तो वहीं भारतीय समुदाय ने ऑस्ट्रेलिया में बिखेरे भारतीयता के रंग, किस तरह से खचाखच भरा स्टेडियम वहां मौजूद भारतीय प्रवासियों के प्रभाव को एहसास कर रहा था। समय और पीढ़ियां बदल जाएं, लेकिन भारतीयता की भावना सदैव जीवंत रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार व्यक्त किया कि किस तरह से इतनी बड़ी संख्या में वहां भारतवासी पहुंचे और उन्होंने कहा कि दुनिया में प्रेम और भारतीयता का रंग घोलते हैं भारतीय। वहां पर कई ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनको कभी लिटिल इंडिया कहा जाता है, कभी मिनी इंडिया कहा जाता है, लेकिन रंग अलग है, लेकिन वो है तमाम रंग भारतीयता के रंग है। भारतीय जहां जाते हैं अपनापन और संस्कृति साथ लेकर आते हैं और यही वजह है कि दुनिया के कोने कोने में आज हम भारतीय संस्कृति का बेहद खूबसूरत प्रचार प्रसार देख रहे हैं और भारतीयता के रंग में रंगे लोगों को देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के विकास